तो इसी के साथ इस मधुमेह पर चर्चा बंद करूंगा। एक और किसी बीमारी पर बात कर सकता हूं। एक ही बीमारी पर बात करूंगा, हार्ट अटैक। भाई साहब ने कहा है हार्ट अटैक पर बात कीजिए। हार्ट अटैक जो है वो बड़ी गंभीर बीमारी है, क्योंकि हार्ट अटैक से प्रतिदिन हमारे देश में 2500 लोग मर रहे हैं। 2500 लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है प्रतिदिन। टेररिस्ट इस देश में कितने लोगों की हत्या करते, शायद आंकड़ा कम होगा, लेकिन हार्ट अटैक से 2500 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। बताओ, टेररिज्म से भी ज्यादा संकट का विषय है या नहीं? लेकिन इस विषय पर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है इस देश में। हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई भी ऑफिसर से आप बात करो, वो कभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे देश में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों के पास इसका समाधान नहीं है। हार्ट अटैक और उससे बचना, इसमें गाय बहुत मदद करती है। हाँ, गाय का जो तूप है यह हृदय की सबसे अच्छी औषध है। हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति का हृदय कमजोर हो गया या हृदय की नलियों में अगर कहीं कोई अवरुद्धपन आ गया हो, या किसी भी और तरह का विकार हो गया हो, या किसी भी बच्चे के हृदय में छिद्र हो गया हो, या कुछ भी डिसऑर्डर हो, तो ऐसे समय में गाय का मक्खन, गाय के दही से निकला हुआ मक्खन और उस मक्खन से बना हुआ तूप दुनिया की सबसे उत्तम औषधि है। बहुत सारे मरीजों पर हमने यह काम करके देखा है। जिन मरीजों की धमनियों में 97 to 8% ब्लॉकेज रहा हो और अस्पतालों ने कहा है कि 15 से 20 दिन के अंदर अगर बाईपास नहीं हुआ तो जीवन कोलैप्स हो सकता है, और ऐसे मरीज जिनके पास बाईपास के लिए 3-4 लाख रुपए नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं कि महाराज जी पैसे नहीं हैं, क्या करें, इससे कम में हमारा बाईपास हो नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे मरीजों पर गाय के तूप से हमने काम किया करके, शुरुआती दौर में ऐसे मरीजों पर मैंने काम करके देखा और उसमें से कोई भी एक मरीज निराश नहीं हुआ। और अब तो हम सारे गविशिद्रों का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अब तो किसी भी लेवल का ब्लॉकेज का कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उनको दावे के साथ घी पीने के लिए देते हैं। एक महीने में 700 ml से 1000 ml गाय का घी पी जाओ, धमनियों का कैसा भी ब्लॉकेज खुल करके बाहर निकलता है। अगर किसी बच्चे के हृदय में छेद हो और उसको अगर आपने 90 दिन तक गैया का मक्खन खिला दिया, कैसा भी छिद्र भरता है। हमारे देश में एक बहुत अच्छी वनस्पति है, आपके यहाँ कोंकण में भी है, उसको अर्जुन कहते हैं। अगर अर्जुन का पौधा 50 साल पुराना है, 50 साल पुराने अर्जुन के वृक्ष के छाल में ताकत होती है हृदय की हर बीमारी को शुद्ध करने की, ठीक करने की। तो 50 साल पुराने अर्जुन के पेड़ के छाल को निकालकर गौमूत्र के साथ कॉम्बिनेशन करके अर्जुन की छाल मिला हुआ गौमूत्र अर्क तैयार किया है। ऐसा गौमूत्र अर्क हृदय संबंधी कोई भी बीमारी हो, देखो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में एक एक अंगों पर हजारों बीमारियां हैं, पंचगव्य थेरेपी में ऐसा नहीं होता। शरीर का एक अंग, एक वनस्पति और गव्य, इसके सिवा कुछ भी नहीं होता। तो अर्जुन मिला हुआ गौमूत्र अर्क पीजिए, घी पीजिए, और मरीज अगर किशोरावस्था का है तो उसको मक्खन खिलाइए, कैसी भी हृदय की समस्या बाहर निकलती है। जीवन में कभी भी
हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। हार्ट अटैक होने का कारण है हमारे शरीर की 17,000 नाड़ियों में अनायास वायु का प्रकोप हो जाना, हृदयघात वायु का बढ़ जाना। शरीर के अंदर वायु के वेग को बढ़ने के कारण ही हार्ट अटैक होता है। वायु का वेग कैसे बढ़ता है इसको भी समझ लो। तो जो भी कुछ हम भोजन करते हैं उस भोजन में ऑक्साइड होते हैं, यानी वायु का एक रूप है, ऑक्साइड होता है। और जब भोजन आमाशय में डिफ्यूज होता है तो डिफ्यूजन के बाद उसमें से मिनरल्स निकलते हैं, सब चीज़ें अलग अलग निकलते हैं। ये सारी चीज़ें अदृश्य होती है, मिनरल्स अदृश्य होता है, ब्रह्म ऊर्जा है। तो उसमें से वायु का भी विखंडन होता है और ऐसा वायु हमारे पेट से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो कुछ भी पचा हुआ भोजन है इसमें से मिनरल्स वगैरह को लेकर के शरीर सोखता है और वायु का काम है कि वह अपने दबाव से छोटी आंत में जो पचा हुआ भोजन है जिसमें सब कुछ सोख लिया गया है इसको धक्का देकर ठेल कर बड़ी आंत में ले जाना। बड़ी आंत में भोजन जाता है, वहां भी वायु का वेग ही है जो बड़ी आंत, जिसकी क्रिया नीचे से ऊपर उठना, फिर नीचे लटक के जाना और फिर नीचे गिरना। यह पूरा ट्रैवलिंग का काम जो है पचे हुए भोजन का जो मल के रूप में तैयार हुआ है, यह वायु का ही वेग है जिसके कारण यह ट्रैवल करके मल द्वार से बाहर निकलता है। तो यह वायु आया कहां से? भोजन के डिफ्यूजन के कारण आया। तो ऐसा वायु हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वरना मल में वेग नहीं होगा। अगर हमारी खाने वाली वस्तुएं चिकनाई वाला हो, चिपचिपा वाला हो और वह आंतों में अगर चिपक जाए, आमाशय में चिपक जाए, छोटी आंत में चिपक जाए, बड़ी आंत में चिपक जाए और उस पर वायु का वेग काम ना कर रहा हो, तब वायु के पास एक चिंतन है। वो क्या चिंतन है कि सामान्य दबाव से पचा हुआ मल बाहर नहीं निकल रहा है तो वेग को बढ़ा दो। शरीर के अंदर एक गवर्नर होता है और उस गवर्नर का काम है जरूरत के हिसाब से वायु को वेग देना, रक्त को गति देना, ये सारा काम उसका है। जरूरत के हिसाब से भूख पैदा करना। तो शरीर का गवर्नर वायु के वेग को बढ़ाता है। वायु का वेग बढ़ गया फिर भी चिपका हुआ है, नहीं निकलता और शरीर वायु के वेग को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है और बढ़ाते बढ़ाते एक बीमारी होती है जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, कब्ज हो जाना। कब्ज होने के बाद भी वह वायु का दाव उस मल को बाहर नहीं निकाल पाता। तब एक दिन वायु को गुस्सा आता है, वायु उग्र हो जाता है और यह उग्र वायु कहता है कि इस झंझट को छोड़ो, मैं तो अपनी प्रकृति में रहूंगा। और वायु की प्रकृति है ऊपर उठना। और यही वायु जब बड़ी आंत से छोटी आंत और छोटी आंत से आमाशय में जाकर के हृदय पर जोरदार धक्का लगाता है, उसी को कहते हैं पहला स्ट्रोक आ गया, फिर दूसरा लगता है और शायद ही कोई तीसरा में बच पाता है। यानी सामान्य रूप से भोजन के पचने के कारण, भोजन के डिफ्यूजन से निकला हुआ वायु का यह उग्र रूप है जिससे कि हार्ट अटैक होता है। तो आप वायु से बचने की कोशिश करो। कोई भी ऐसी वस्तु ना खाएं जिसके डिफ्यूजन से ज़्यादा वायु निकलता हो। सबसे ज़्यादा वायु निकालने वाला अगर कोई भोज्य पदार्थ है तो वह आलू है, मूली है। ये सारी चीज़ों के जब डिफ्यूज़न हमारे आमाशय में होता है तब बहुत ज़्यादा वायु निकलता है। और कोई भी ऐसी वस्तु मत खाइए जो हमारी आंतों में चिपक जाए, जैसे मैदा, जैसे बेसन, जैसे पिज्ज़ा, जैसे बर्गर, जैसे हॉट डॉग, जैसे कोल्ड डॉग, ये सारा कुछ जो है वह, जैसे आइसक्रीम, हाँ, ये सारा कुछ आंत में चिपकने वाला है। और आंतों में भोजन चिपक गया तो वायु की प्रकृति है वेग को बढ़ाना, लेकिन कब तक बढ़ाएगा? एक दिन उसको गुस्सा आएगा, एक दिन उग्र होगा। आयुर्वेद की भाषा में कहूं तो वात का उग्र होना, एक आता है शब्द वात का उग्र होना। वात क्यों उग्र होता है? वो प्रेशर देके, दबाव देके थक जाता है, मल वहां से निकलता नहीं,
तब वायु उग्र हो जाता है, गुस्सा आता है और कहता है अब तो मैं अपनी प्रकृति में चलूंगा। और वायु की प्रकृति ऊपर उठना है, सतत ऊपर उठना है। दुनिया की कोई ताकत वायु के वेग को बांध नहीं सकता। तो दुनिया की कोई भी ताकत अंदर, शरीर के अंदर उठे हुए वेग को भी नहीं बांध सकता, कोई औषधि भी नहीं बांध सकती। इससे बचना है तो आप ऐसी वस्तु खाइए जिसमें छिलका है। हाँ, चावल खाना है बिना पॉलिश का खाओ, गेहूं खाना है छिलके के साथ खाओ, कभी भी चालो मत। बाजरी जवारी भी खाना है तो छिलके के साथ पिसा के खाओ। आलू कभी खाने का मन करे तो छिलके के साथ खा लो। दूधी, लौकी, सब्जी, कोई भी सब्जी खानी है छिलके के साथ खा लो, क्योंकि छिलके में शिव तत्व है और शिव जी का काम है शरीर की सुरक्षा करना। तो शिव तत्व, शिव एलिमेंट्स वाले तत्व खाते रहोगे, आंतों में कोई चीज चिपकेगा नहीं। और आंतों में अगर कोई वस्तु चिपका नहीं तो वायु कभी भी बिगड़ेगा नहीं, वायु का वेग कभी बढ़ेगा नहीं और जिंदगी में कभी हार्ट अटैक आएगा नहीं। तो ये कुल मिलाकर इतनी सी बात है। और इसी के साथ जो है आज के इस संवाद सभा को मैं समाप्त करूंगा। आप सभी का और खास करके आयोजकों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत परिश्रम करके आप सभी को बुलाया है और इतना शांत और सरल माहौल जो है संवाद के लिए दिया है। अब मेरी खुशी तब होगी जब मेरे संवाद से कुछ सवाल निकालें और आप सवाल पूछें। जी, हेलो, हमारी भी खाना है तो छिलके के साथ पिसा के खाओ। आलू कभी खाने का मन करे तो छिलके के साथ खा लो। दूधी, लौकी, सब्जी, कोई भी सब्जी खानी है छिलके के साथ खा लो, क्योंकि छिलके में शिव तत्व है और शिव जी का काम है शरीर की सुरक्षा करना। तो शिव तत्व, शिव एलिमेंट्स वाले तत्व खाते रहोगे, आंतों में कोई चीज चिपकेगा नहीं। और आंतों में अगर कोई वस्तु चिपका नहीं तो वायु कभी भी बिगड़ेगा नहीं, वायु का वेग कभी बढ़ेगा नहीं और जिंदगी में कभी हार्ट अटैक आएगा नहीं। तो ये कुल मिलाकर इतनी सी बात है। और इसी के साथ जो है आज के इस संवाद सभा को मैं समाप्त करूंगा। आप सभी का और खास करके आयोजकों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत परिश्रम करके आप सभी को बुलाया है और इतना शांत और सरल माहौल जो है संवाद के लिए दिया है। अब मेरी खुशी तब होगी जब मेरे संवाद से कुछ सवाल निकालें और आप सवाल पूछें। जी, हेलो, चाहिए, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि हमारे देश में 7वीं 8वीं शताब्दी में जितने भी मंदिर बने, चोल काल, हमारे देश, हमारे तमिलनाडु में एक राजा हुआ चोल वंशीय राजा। चोल वंशीय राजा के काल में जितने भी भारत में मंदिर बने, ये सारे मंदिर चिकित्सालय के रूप में ही बने थे। और उन मंदिरों के बनाने के पीछे की परिकल्पना थी पंच महाभूतों के आवेशित खंड को जानकारी लेना। तो जैसे कांचीपुरम में पता चला हमारे 7वीं शताब्दी के पूर्वजों को कि यहाँ की मिट्टी में मिट्टी के तत्व का आवेश अधिक है, तो उन्होंने जो है वहाँ पर शिव जी का एक मंदिर बनाया, एकांबरनाथ मंदिर। एकांबरनाथ मंदिर के अंदर एक तालाब है, उस तालाब के जल का केमिकल एनालिसिस आप करके देख लो, मिट्टी के सारे एलिमेंट्स उसमें हैं, गुण हैं। और आज भी उस मंदिर में जो है तालाब के जल को तीर्थ के रूप में, प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और हमारे यहाँ तो परंपरा है कि किसी के शरीर में अगर भूमि तत्व की कमी हो जाए, उसके कारण अगर बीमारियाँ हो जाए, जैसे सर्वाइकल की बीमारी, रीढ़ की हड्डियों की बीमारी, यह उसी की का प्रॉब्लम है। कभी किसी को होता है और वह थोड़ा भी अगर धार्मिक व्यक्ति है तो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो एकांबरनाथ मंदिर में जाता है और पुजारी को कहता है जी एक बोतल में मुझे तीर्थ दे दो, और वहाँ से तीर्थ ला करके वो प्रतिदिन एक एक चम्मच पीता है और बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। तो चोल काल में जितने भी मंदिर बने हमारे देश में, सभी मंदिरों के पीछे चिकित्सा का एक बहुत बड़ा विज्ञान उसमें सम्मिलित था।
तो इसी तरह से केवल कांचीपुरम नहीं है, बल्कि भारत में ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जहाँ की भूमि चार्ज है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ का वायु चार्ज है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ का अग्नि चार्ज है। पिछले साल मैं यहाँ से महाड़ में गया था व्याख्यान के लिए, वहाँ के हमारे गविसिद्धरों ने बुलाया था। तो महाड़ में मेरा व्याख्यान एक शिव जी के मंदिर में उन्होंने रखा था, और वहाँ जब मैंने पूरा जो उसका अन्वेषण किया तो पता चला कि वह मंदिर भी उसी काल खंड का बना हुआ है और वहाँ की मिट्टी भी वैसी ही चार्ज्ड है। तो देखो, ऐसा काम तो 7वीं 8वीं शताब्दी में पूरे भारत में हुआ है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, हम लोगों ने चिकित्सा के इस मंदिर वाला जो ज्ञान है इसको हम लोग भुला दिए, खो दिए, और आज स्थिति इतनी बदतर हुई है। आप अगर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपके कोंकण में भी पंच महाभूतों के मंदिर मिल जाएंगे। इसमें खोजने का सरल तरीका है कि वो मंदिर 7वीं 8वीं शताब्दी का बना हुआ होगा। और दूसरा सरल तरीका है कि उस मंदिर में जरूर एक तालाब होगा, और उस तालाब के पानी का आप केमिकल एनालिसिस करके देख लो, आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और एक प्रश्न है, एक फक्त सांगतो की इथे पंडित गोशाळेचे सुद्धा दिव्य औषधी तिथे आहेत आणलेली, एक सवाल करें, कल्पना असावी म्हणून। एक व्यक्ति एक सवाल, तो शायद ज्यादा लोगों की जिज्ञासा शांत कर सको। आणि कोणाला प्रश्न विचार असेल हात वर करा, म्हणजे माईक देता येईल, म्हणजे सगळ्यांना तो प्रश्नही समजेल। हाँ, मैं कर दो। मेरा एक प्रश्न है, आपने जैसे एनालिसिस किया भारतीय गौ का, जो दूध देने वाला पशु है उसका एनालिसिस किया, यूरिन का और गोबर का, वैसे अलग भी पशु है ना, जैसे भैंस है, बकरी है, उसका यूरिन का और गोबर का एनालिसिस किया है क्या आपने? नहीं, मैंने नहीं किया है, लेकिन जो आंकड़े उपलब्ध हैं, पहले जितने भी वैज्ञानिकों ने ऐसे जो इस क्षेत्र में जो काम किया है, उनके आंकड़े जो बोलते हैं कि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर संशय है तो बिल्कुल आप करके देख सकते हैं। गौमूत्र और प्राजक्त का रस, उसका प्रमाण कितना लेना है? हाँ, देखिए, गौमूत्र जो है अगर औषधि के रूप में आप ले रहे हैं तब निश्चित रूप से आपको किसी वैद्य के सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें व्यक्ति का उम्र है, उनके पास जो बीमारियां हैं, किस भूगोल में रह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर निरोगी रहने के लिए प्रिकॉशन के हिसाब से अगर गौमूत्र लेना चाहे कि जी मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मैं गौमूत्र केवल इसलिए लेना चाहता हूं कि भविष्य में बीमार ना पड़ूं, तब ऐसे लोग शीत ऋतु काल में, शीत ऋतु का जो 3 महीना का समय होता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना, इन दिनों में अगर कोई किशोर बच्चा है तो 10 ml, युवावस्था अगर है तो 20 से 25 ml, और 40 से ऊपर की आयु के लोग हैं तब वे 50 ml प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय ले सकते हैं। गौमूत्र लेने के लिए कुछ विधान हैं, जैसे गाय की उम्र 2.5 साल से कम ना हो, गाय अगर गर्भवती है तो उसका गर्भ 7.5 महीने से अधिक का ना हो, अगर गाय ने बच्चा जन्म दी है तो पहले का 45 दिन ना हो, अगर सूर्य ग्रहण लगा है तो उस दिन का ना हो, अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो उस समय का ना हो, और अगर गाय बीमार है तब उस समय का ना हो। इसके अलावा भी कुछ बारीक चीज़ें हैं जिन सभी को ध्यान में रखते हुए और फिर गाय का मूत्र जो है वो इकट्ठा करते हैं, और गाय कम से कम 5 घंटे तक विचरण करने वाली हो। तो ऐसी गाय का मूत्र जो है आप बिल्कुल प्रिकॉशन के तौर पर बिना किसी की सलाह से ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बीमारियां हैं तो मैं कहूँगा निश्चित रूप से किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य के की सलाह से, या अगर आपके पास कोई गविसिद्धर वैद्य हैं तो उनकी सलाह से आप गौमूत्र लें। हम पानी जो पीते हैं, पानी अभी पानी मतलब जहर ही हो गया है, सब हाँ। केमिकल्स मिक्स हो गए पानी में। हाँ। तो जो हम पानी पीते हैं वो फिल्टर वाटर है, अभी आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो कौन सा पानी शुद्ध है हमारे शरीर के लिए? देखो, ये पानी का बड़ा षड्यंत्र अभी देश में चल रहा है। हाँ,
और हमारे देश की सरकार के सांसद ही इसका प्रोपेगेंडा करते हैं। अब आप नाम तो जानते हो, मैं क्या बताऊं, रोज टीवी में आती है। यह षड्यंत्र है हमें बीमार करने का। हाँ, हमें बीमार करने का षड्यंत्र है। बोतल बंद पानी या मशीन का फिल्टर पानी। हम पानी क्यों पीते हैं? हम पानी इसलिए पीते हैं, हमें प्यास इसलिए लगती है क्योंकि शरीर को बहुत सारे धातु तत्व चाहिए, मेटल्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और जल में भरपूर होता है। इसके लिए इस शरीर में प्यास जागृत होती है, प्यास लगती है। और जब हम पानी पीते हैं तो पानी के माध्यम से वह मेटल्स, मिनरल्स हमारे शरीर को मिलता है। ये जितना भी बोतल बंद पानी है या मशीन से आया हुआ पानी है, जिस कंपनी का हो, इसमें मेटल्स, मिनरल्स जीरो होता है, सब कुछ निकाल लिया जाता है। ऐसा जल अगर हमने पिया तो जल का एक गुण है, वह जिसमें मिलता है उसका होके रह जाता है। छाछ में मिला दो तो छाछ हो जाता है, नींबू की शिकंजी में मिला दो तो नींबू की शिकंजी बन जाता है, संतरे का रस में मिला दो तो संतरे का रस बन जाता है। जिसमें मिल जाता है उसी का हो जाता है, उसका अपना कुछ नहीं है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कुछ नहीं है। शरीर के अंदर अगर पानी गया और उसमें कोई मेटल्स, मिनरल्स अगर नहीं है, जीरो है, तब पानी क्या करेगा? हमारे शरीर के मेटल्स और मिनरल्स को अपने में घुला लेगा और पेशाब के रास्ते से और मल के रास्ते से बाहर निकाल देगा। और ऐसा पानी अगर कई वर्षों तक आप पीते रह गए तो निश्चित रूप से आपके शरीर में मेटल्स, मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। क्योंकि जो पानी आप पी रहे हो प्रतिदिन आपके शरीर से मेटल्स और मिनरल्स को बाहर कर रहा है। फिर खाओ कैल्शियम की टैबलेट, आयरन की टैबलेट, मैग्नीशियम की टैबलेट, सब टैबलेट खाओ। तो ये सारा टैबलेट बेचने का बड़ा षड्यंत्र है पानी। आपसे निवेदन करूंगा, शुद्ध पानी पियो जिसमें शरीर की जरूरत का मेटल्स और मिनरल्स हो। अब पानी शुद्ध कैसे हो? तो बड़ा सरल तरीका है। प्रकृति इतनी अद्भुत अद्भुत चीजें दी है जिसकी कल्पना नहीं। 10 लीटर पानी के अंदर अगर एक मुट्ठी सेवगा की पत्ती डाल दो आप, 10 लीटर पानी में एक मुट्ठी सेवगा की पत्ती अगर डाल दो आप, 20 मिनट के अंदर वह पानी 99.9% शुद्ध हो जाता है। यह भारत की लेबोरेटरी का रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की एक लेबोरेटरी का रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं। अगर पानी को शुद्ध करना है और सेवगा की पत्तियां नहीं है आपके पास, तो 10 लीटर पानी में केवल 5 सेवगा के बीज को पाउडर कीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए आप। पानी 99.9% शुद्ध हो जाता है। दुनिया की कोई भी मशीनरी पानी को इस हद तक शुद्ध नहीं कर सकता। सेवगा नहीं है, फिर भी रास्ता है। 10 लीटर पानी में 25 ml गौमूत्र डाल दो, पानी 100% शुद्ध हो जाता है। जब इतना कुछ हम भारतवासियों के पास है और भगवान का दिया हुआ फोकट वाला है, तो क्यों 5,000 रुपए देकर के मशीन लगा रहे हो अपने घर में? थोड़ी कल्पना करो। उल्लू मत बनो, होशियार बनो। हाँ, होशियारी के साथ जीवन जिए ताकि जो मेहनत की कमाई से अर्जित धन है वो बेकार में खर्च ना हो। और कोई प्रश्न है? हाँ जी। माइक है सर। जी 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 लेकिन ये ऐसा उदाहरण आपने दे दिया जी का, हाँ एक परदेसी मिला जी, उसने ये चिकित्सा की उसके साथ, हाँ जी, और उसकी पीठ टिपाई। हाँ आप तो जगह में, इस महाराष्ट्र में, इस भारत में, हाँ आप तो उनसे हैं, हाँ बहुत देर लगेगी ये सब हाँ कुछ करने के लिए। हाँ लेकिन मैं समझता हूँ मोदी जी के साथ आप जाएंगे, बताएंगे, हाँ तो मन की बात में हाँ होती है, पूरे हिंदुस्तान में ये बात आ जाएगी। बड़ी, अगर इसका मैं उत्तर दूं, कोशिश कीजिए।
हाँ, अगर मैं इसका उत्तर दूं तो बहुत कड़वा उत्तर होगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, इसका उत्तर ना पूछें मुझसे। स्वामी जी, फ्रेश गौमूत्र और मार्केट जो गौमूत्र मिलता है उसमें फर्क कितना है? देखो, गौमूत्र बेचने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है। गौमूत्र बेचने से पैसे मिलते हैं, इस कारण भी हमारे देश के बहुत सारे मठ और सामाजिक संस्थान और धार्मिक संस्थान के लोग गौमूत्र बेचना शुरू कर दिए हैं। देखो, गौमूत्र हम किस गाय का पी सकते हैं ये मैं बता देता हूं, फिर आप विचार करना कि इतनी शुद्धता के साथ कौन बना रहा है, उसी का पीना। तो पहली शर्त है कि गाय की अवस्था 28 साल से कम ना हो, चाहो तो लिख लो आप। दूसरी बात है कि गाय बीमार ना हो, प्रतिदिन उसका मेडिकल चेकअप होना जरूरी है। तीसरी बात है कि उस दिन सूर्य ग्रहण ना हो। चौथी बात है उस दिन चंद्र ग्रहण ना हो। पांचवी बात है कि उस दिन चंद्रमा का 11वां दिन ना हो, या तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, 2 एकादशी आती है, उस दिन का ना हो। अमावस्या की रात्रि का ना हो, और अगर सूरज उदय ना हुआ तो उस दिन का ना हो। अगर चंद्र उदय ना हुआ तो उस दिन का ना हो। इसके अलावा भी कुछ कई बारीक चीजें हैं। तो इतना कुछ समझ के साथ अगर कोई व्यक्ति गौमूत्र संग्रह कर रहा हो और उसकी गाय शुद्ध देशी नस्ल की हो और कम से कम 5 घंटे तक चरने जाती हो, तो जरूर उस ब्रांड का गौमूत्र आप पीना। और थोड़ा भी संशय हो जाए तो मैं निवेदन करूंगा कि कभी मत पीना। गुरुजी, हमने सुना था 2.5 साल, आप 28 साल बोल रहे हो। 28 साल, 2.5 ईयर्स। गाय की जो पूरी अवस्था है, देखो गाय 23 साल तक जीती है और 28 साल में वह मां बनने की स्थिति में आती है, और जब वह मैच्योरिटी को पाती है उसी समय से उसके मूत्र में औषधीय गुण भरपूर हो जाता है, उस समय से लेना। और गाय जिस दिन मृत्यु को पा जाए उस समय तक का गौमूत्र आप ले सकते हो। हाँ, उस समय तक का। हाँ जी, हाँ। अब ये विषय आज नहीं है नदियों पर बात करने का। मैं तो इतना ही कहूँगा कि चाहे किसी भी नदी का जल हो, किसी भी तालाब का जल हो, आप उसमें गौमूत्र मिलाइए और निसंकोच पीजिए। श्वसन आदी विकार, ट्यूबरक्युलोसिसवर काय उपचार? ट्यूबरक्युलोसिस, हाँ जी, श्वसनाचे विकार। देखिए, ट्यूबरक्युलोसिस बीमारी पर चर्चा नहीं करूंगा, समय आज उतना नहीं है, लेकिन इसकी औषध बता देता हूं आपको। पंचगव्य में एक बहुत अच्छी औषध है जिसका नाम है गौमूत्र आशव। इस दवा का निर्माण पुराना गुड़, 10 साल पुराना गुड़ और ताज़ा गौमूत्र के कॉम्बिनेशन से बनता है, और इससे कैसा भी ट्यूबरक्युलोसिस 90 दिन में जड़ से खत्म होता है। इसका सेवन आप किसी भी गव्यसिद्ध से संपर्क करके चिकित्सा करा करके कर सकते हैं आप। सर, वो ऑक्सीजन का आप बता रहे थे, वो गोबर में ऑक्सीजन रहता है। हाँ जी। वो कुछ समझ में नहीं आया बात। ऑक्सीजन तो गैस होता है और गोबर में कैसा होता है ये? हाँ, मैंने वही तो कहा कि इस डिस्ट्रक्टिव साइंस के बहुत सारे फार्मूले शीशे की तरह टूटकर बिखर जाते हैं जब गाय का विज्ञान आप पढ़ोगे। और कोई सवाल है? हाँ जी। शुद्ध तेल कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। शुद्ध तेल वह है जो आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने किसी भी तिलहन से निकाला हुआ है, वही शुद्ध तेल है। हाँ, चाहे राई का दाना हो सकता है, तिल का दाना हो सकता है, नारियल हो सकता है,
लेकिन एक चेतावनी आपको मैं देता हूं, जागृत करता हूं, माफ करना चेतावनी नहीं, कि भारत के वायुमंडल में सूर्यमुखी और सोयाबीन का तेल नहीं खाना, यह भारत के भूगोल में रहने वाले लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। हाँ, अरे भाई ने बड़ा ज्वलंत सवाल किया है कि बाजार में जो 400, 500, 600 रुपए किलो घी मिलता है ये कैसा है। तो देखो कैसा है, मैंने तो उसका कोई केमिकल एनालिसिस किया नहीं है, लेकिन एक जो सच्चाई है वो बताता हूं कि 1 लीटर घी बनाने में कम से कम 30 लीटर दूध लगता है। आपके महाराष्ट्र में अगर 50 रुपए लीटर भी दूध की कीमत जोड़ दूं, जो कि सत्य नहीं है, देसी गाय का दूध 50 रुपए लीटर आपको भारत में कहीं नहीं मिल सकता। अभी मैं राजस्थान जाकर के आया, वहाँ एक भाई ने गौशाला अभी खड़ा किया है और वो 150 रुपए लीटर दूध देते हैं और उनके पास खरीदार इतने हैं कि आप पूछो मत। हाँ, 1 लीटर दूध लेने के लिए लोग 40 किलोमीटर कार से आते हैं पेट्रोल जला करके, 150 रुपए लीटर, और कहते हैं गिरिराज भाई आप ये सेवा बंद मत करना। तो गाय की दूध की कीमत कितना है, अनमोल है, लेकिन आज बाजार भाव से 50 रुपए लीटर भी रख लो तो 1500 रुपए का दूध लगता है 1 लीटर घी बनाने में। और प्रतिदिन दूध को सही समय पर गर्म करना, सही समय पर दही बनाना, सही समय पर सुबह जब आप सोते हो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसका मंथन करना और उसमें से निकले हुए मक्खन को अग्नि में तपाना। एक निश्चित टेम्परेचर पर, थोड़ा भी ज़्यादा हो गया जल जाएगा, कम हो गया खराब हो जाएगा। इतनी बारीकता से अगर कोई काम करे 1 लीटर घी बनाने में, तो क्या आप उसकी मजदूरी देंगे? 1 लीटर पे अगर 1000 रुपए की भी मजदूरी अगर आप दो तो 2500 रुपए लीटर तो उसका प्रिपरेशन कॉस्ट है, बनाने का खर्चा है। अगर 2500 रुपए लीटर कोई घी बन रहा है किसी किसान के घर में, तो आप कितना मुनाफा दोगे उसको तय करो, और फिर सोचो कि 500 रुपए लीटर क्या बिकता है। यह सब घी के नाम पर बटर ऑयल बिकता है। बटर ऑयल में LDL होता है, लो डेंसिटी लिकोप्रोटीन, जो हृदय के लिए सबसे घातक है। और वही दूध अगर दही बन जाए और मंथन हो जाए, मक्खन निकल के घी बन जाए, तब उसमें होता है HDL, हाई डेंसिटी लिकोप्रोटीन, जो हृदय के लिए सबसे अच्छा है। इसलिए तो 98% ब्लॉकेज भी खत्म हो जाता है 15-20 दिन में। तो आज बाजार में घी के नाम पर बटर ऑयल बिकता है, आप इससे थोड़ा सा सचेत रहिए, जागृत रहिए और ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, मैं यही कहूँगा। बरं, गुरुजींनी जे सांगितलं मगाशी, पाटील सरांचं नाव सांगितलं, त्यांचा एक नंबर मी लिहून देतो, तो सगळ्यांनी लिहून घ्या। जो औदुंबरच्या ठिकाणचा त्यांनी सांगितलं की जिथे चिकित्सा चालते, तो एक नंबर फक्त लिहून घ्या, कारण मध्ये मध्ये काही जणांना म्हणजे दोडामार्ग गोवापासून सुद्धा लोक आलेत, ते वेळ होतोय म्हणून चालले आहेत। हां, पंचगव्य अभ्यासिका पण तिथे आहे आणि प्रशिक्षणसुद्धा तिथे चालतं। सुहास पाटील 9960 1952 62, रिपीट करतो, 9960 1952 62। आणि ठराविक प्रश्न विचारा, ॲज अ ट्रीटमेंट प्रश्न विचारू नका, कारण खूप लांबून लोक आलेली आहेत, त्यांना लवकर जायचं पण आहे, त्यामुळे आपण थोडं आवर्त घेऊया, कारण हा विषय आपण किती चर्चा केला तरी रात्रभर संपणार नाही आहे, पण आपण सगळेजण मुद्दाम वेळ काढून आलेलो आहोत, तर आपण हाँ जी क्या, हाँ, ये तो पूरे देश का संकट है, आपके कोंकण का नहीं, पूरे देश में, और केवल महिलाओं को नहीं बल्कि बच्चों में भी जो है हीमोग्लोबिन की बहुत कमी है। इसके लिए आप गाय का कोई भी गव्य सेवन कर लो, हाँ, क्योंकि सारे गव्यों में ऑक्सीजन है, भरपूर ऑक्सीजन है, तो गाय का कोई भी गव्य सेवन करो आप, इसमें से भरपूर जो है ऊर्जा मिलती है हमें।
खून का होमोग्लोबिन बढ़ता है। और एक बहुत अच्छी वनस्पति है, वह है नीम। हाँ, कड़ू नीम हो या मीठा नीम हो या सामान्य नीम हो, किसी भी नीम की पत्तियों का सेवन अगर गौमूत्र के साथ आप करो तो बहुत तेजी के साथ शरीर में होमोग्लोबिन बढ़ता है। और फिर चाहे तो आप दूध पी लो, चाहे तो छाछ पी लो, मक्खन खा लो, घी खा लो, या फिर गोबर का भस्म का पानी पी लो, कोई भी गव्य ले लो, सब में ऑक्सीजन भरपूर है। और शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन जाएगा तो निश्चित रूप से होमोग्लोबिन बढ़ेगा। जी, अगर देखिए पारिजात की पत्तियां अगर लेनी है और अवस्था अगर आपकी 50 से ऊपर है तो 7 to 8 लीफ आप प्रतिदिन चटनी बनाकर, काढ़ा बना करके अगर ले सकती हैं। और अगर आप गौमूत्र के साथ इसका अगर आपको सेवन करना है तो एक दिन में 1 पत्ती काफ़ी है। गौमूत्र परिजात के पत्तियों की ताकत को 20 गुना बढ़ा देता है। इसके लिए 1 पत्ती से ही काम चल जाता है। एक व्यक्ति का आर्थराइटिक्स अगर पूरी तरह से ठीक करना है तो कुल 120 पत्तियों की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद. आणि मी आता सुहास पाटलांचा नंबर दिला आहे, तो पंडित गोशाळेच्या इथे त्यांचं व्हिजिटिंग कार्ड ठेवलेली आहेत आणि आता फार वेळ झाला आहे आपल्याला, त्यामुळे आपण आवर्त घेतलं पाहिजे. मी आता आभाराकडे वळतो. मी एक अगदी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एक गोष्ट सांगितली होती आणि विद्यार्थी आणि शिक्षकांचं बोलणं सांगितलं होतं. मुद्दामच आपण कार्यक्रमाच्या शेवटी त्या विद्यार्थ्याचं नाव घेतो. त्या विद्यार्थ्याचं नाव होतं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. म्हणजे मला आणखीन वेगळं काय सांगायला नको, ह्याच्या पुढचं एक्सप्लेनेशन द्यायला नको. सगळं आपण वेळात वेळ काढून, म्हणजे गोवा, दोडामार्ग, अगदी आमचे मित्र विद्याधर जोशी वगैरे सगळे देवगडवरून एवढ्या मुद्दाम वेळ काढून आले, निमंत्रण दिलं आणि एका निमंत्रणावर सगळेजण इथपर्यंत वेळेत आले. याबद्दल सर्वांचं धन्यवाद. आणि प्रसारमाध्यमांचं विशेष धन्यवाद, कारण त्यांनी सतत 3 दिवस या कार्यक्रमाची न्यूज दिली होती. तसेच आमचे मान्यवर आमच्या कार्यक्रमासाठी इथे आले, या सगळ्या मान्यवरांचंही धन्यवाद. तसंच सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती तुम्हाला सांगावीशी वाटेल, आमच्या कलमठच्या राऊत वहिनींचा जो बचत गट आहे त्यांनी ह्या सगळ्या रिफ्रेशमेंटची सगळी व्यवस्था बघितली होती. कारण नेहमी आपण बघतो रिफ्रेशमेंट आपण नेहमी अनुभवतो, पण हा वेगळे पण रिफ्रेशमेंट त्यांनी जपलं आहे, त्यामुळे त्यांचं विशेष धन्यवाद. आणि स्नेहसिंधूशी कायमचे जे एकरूप असतात, म्हणजे स्नेहसिंधू म्हणजे ॲग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट नसताना सुद्धा आमचे ॲडव्होकेट सुहास सावंत असतील, आमचे सावंत साहेब असतील, या सर्वांचे विशेष आभार, कारण यांचा प्रत्येक वेळी आम्हाला या कार्यक्रमाचा पाठिंबा असतो. तर आपण सर्व आलात या कार्यक्रमाकरता, आपण वेळेत काढून इथे हजर राहिलात, त्याबद्दल सर्वांचे आभार. आणि हा कार्यक्रम मी इथे संपल्याचे जाहीर करतो. महर्षि वाघभट गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र संसार का पहला गुरुकुलम जो आधिकारिक रूप से पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है. अमर बलिदानी राजीव भाई का कहना है कि गाय बची तो फिर से ऋषियां क्रांतिकारी पैदा होंगे और तभी भारत सोने का शेर बनेगा.